अगला इकोनॉमिक पावर कौन बनेगा आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है न्यू इकोनॉमिक पावर्स ऑफ एशिया। वेल फ्रेंड्स, गूगल बाबा से मिले हुए सूत्रों के अनुसार अपना ये एशियन कॉन्टिनेंट 2030 तक करीब 60% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसीलिए तो हम सबसे पहले शुरू भी इंडिया से ही करेंगे। सो भाई लोग, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को तकरीबन 200 सालों तक लूटा और फिर हमें कंगाल करके चले गए, जिसके कारण आजादी के वक्त हमारी जीडीपी बहुत ही ज्यादा लो थी और हमें देश को फिर से बिल्ड कराने के लिए दूसरे देशों से काफी कर्ज उठाना पड़ा। लेकिन कब तक कर्ज ले लेकर हम देश को चलाते हैं? इसीलिए अपने चाचा नेहरू ने रशियन इकोनॉमी से प्रेरित होकर भारत की इकोनॉमी को भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। पर फिर 1990 के दौरान रशिया की इकोनॉमी गिरने लगी, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ा, क्योंकि तब हम ट्रेड के लिए रशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और ऐसे में हम दूसरे देशों से लिए हुए कर्जों को भी नहीं चुका पा रहे थे। और फिर उन कर्जों को चुकाने के लिए हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से पूरे 3,275 करोड़ रुपयों का लोन लिया। लेकिन उसके बाद क्या? अब IMF का कर्ज चुकाएंगे कैसे जब हमारी इकोनॉमी इतनी गिर रही थी? वेल, तब एंट्री होती है देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने दूसरे डेवलप्ड देशों को ऑब्जर्व करके हमारी इकोनॉमी को भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके साथ कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए, जैसे कि टैक्सेस को कम कर दिया गया, पब्लिक मोनोपोलीज कम कर दी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आसान और ऑटोमेटिक अप्रूवल शुरू कर दिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत को एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर इकोनॉमी पर शिफ्ट कर दिया गया। ये सब क्यों किया गया? इससे आखिर क्या हो जाता? तो बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी दमदार है। मतलब सोचो ना, 1950s के दौरान एग्रीकल्चर का देश के जीडीपी में पूरे 54% का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन 1990s के बाद, शिफ्ट के बाद, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 15.4% जितना ही। दूसरी ओर सर्विस सेक्टर्स ने इन कुछ ही सालों में इतना ग्रो किया है कि अब इनका शेयर पहुंच चुका है सीधा 53.89% पे। सो वी कैन सेफली से कि इसी शिफ्ट की वजह से हर 5 साल में भारत की जीडीपी तेजी से डबल होती गई और इसी ग्रोथ को और ज्यादा गति मिली 2014 में, जब हमारे मोटा भाई यानी पीएम मोदी जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसकी वजह से बहुत सारी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चर करने का मौका मिला। अब एप्पल को ही देख लो, जिसने चेन्नई में आईफोन्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत में बिजनेस करना अब इजी हो गया था। और बाय द वे, ऐसा मैं नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस का वर्ल्ड लिस्ट बोल रहा है, जहां 2019 में भारत 100th से सीधे 63rd पोजीशन पर टपक पड़ा। और इसके बाद कई फॉरेन कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए अट्रैक्ट होने लगी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बढ़ावा मिली। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2016 में हमने चाइना को भी सरपास कर दिया था और हमारा ग्रोथ रेट 8.25% का हो गया था। वेल, वो इसी रीजन की वजह से हुआ था, ये सब बदलावों के बाद। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी छलांग मारी। इन शॉर्ट, हम खुद इंडिया में ही स्मार्टफोन्स बनाने लगे, जैसे कि वीवो इंडिया, शायोमी, सैमसंग मोबाइल्स एटसेट्रा। ये सब की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करने लगे और ये सब भी हमने बाय द वे 2016 में ही शुरू किया था। और तब की तारीख में हम सिर्फ 1 करोड़ स्मार्टफोन ही बना पाते थे, पर 2019 तक भारत में पूरे 15 करोड़ स्मार्टफोन्स बने हर साल, वो भी उसके बाद बनने लगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि भारत का कंज्यूमर मार्केट ही नहीं बल्कि इंडिया में कम पैसों में काम करने वाले लेबर्स भी ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए चाइना का एवरेज लेबर कॉस्ट है 2000 रुपीज, वहीं भारत का सिर्फ और सिर्फ 370 रुपए है और चाइना का दुनिया के कंपैरिजन में ऑलरेडी काफी कम है, तो हमारा कम से भी कम है। सो नेचुरली कोई भी फॉरेन कंपनी यही सोचेगी ना कि क्यों मैं इतना पैसे देकर चाइना में कराऊं, उससे अच्छा इंडिया ही क्यों ना चले जाए। प्लस इंडिया एक स्टेबल कंट्री भी है, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी है और इसीलिए फिर धीरे धीरे फॉरेन कंपनीज चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को छोड़कर अब भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए, जिसका फायदा हमें भी हुआ क्योंकि उनके कारण ही हमारी जीडीपी भी काफी बढ़ी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक भारत इकोनॉमिक पावर के रेस में यूएस को भी पीछे छोड़ देगा और सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। आई नो ये सुन के तो कतई अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक पावर बनने के रास्ते में कुछ कांटे भी है।
जैसे कि करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और यही सब इंडिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया ये सब कांटे निकाल के जमीन पे फेंक दे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है।